जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियसली वी वर डिस्कसिंग अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स। उसको मैं थोड़ा रिव्यू दे देता हूँ आपको। यू नो एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स, ये चार जो हैं वो सबशेल्स होते हैं। इसमें एस के बारे में आपने पढ़ा था कि इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, और जो पी है ये डम्बल शेप होता है, और डी जो है ये डबल डम्बल होता है। एफ की जो है ये कॉम्प्लिकेटेड शेप्स होती हैं, ये आप पेपर पे ड्रॉ नहीं कर सकते। तो वैसे आपको यूएचएस के सिलेबस में और एफएससी में भी ये पहले एस और पी डी एफ जो है इन तीनों की शेप्स को जो है वो डिस्कस किया गया। तो उसमें आपने देखा था कि एस जो है इस तरह से स्फेरिकल था, तो ये तीनों एक्सिस में एक्स वाई जी तीनों एक्सिस में सिमेट्रिकली डिस्पोज्ड होता है। जबकि जो पी है ये डम्बल शेप होता है, और इसका जो डम्बल है ये किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो पॉइंटेड होता है। लेट्स से अगर ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे हम पी एक्स कहते हैं, और अगर ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसे हम पी वाई कहते हैं, और अगर ये जी एक्सिस के अलॉन्ग पॉइंटेड हो तो हम इसको पी जी कहते हैं। तो इसको आपने देखा कि ये ज़ाहिर बात है डायरेक्शनल होते हैं, किसी न किसी डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है इनकी ओरिएंटेशन मौजूद होती है। जबकि ये जो एस था इसको कहा जाता है दिस इज नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल है। और जबकि ये पी के तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शनल होते हैं। आपने देखा ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जी, इन तीनों की कुछ ना कुछ शेप है, डम्बल शेप होती है। तो इनकी शेप के साथ साथ मैंने एक कॉमन बात की थी कि इनके साथ ये जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू, एन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो ये वैल्यू अगर आप बढ़ाते हैं तो इससे क्या होता है, क्या इफेक्ट्स होते हैं, तो ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, उसको मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू चेंज होने से इन जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो साइज जो होता है वो इंक्रीज हो रहा होता है, और एनर्जी जो होती है वो भी इंक्रीज हो रही होती है। इन दोनों चीज़ें जो हैं ये इंक्रीज हो रही होती है विद इंक्रीज ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन। जैसे जैसे ये बढ़ रहा होता है तो साथ साथ साइज और एनर्जी जो होती है इन ऑर्बिटल्स की वो भी बढ़ रही होती है। मींस 1s से जो है वो 2s की एनर्जी ज़्यादा होती है, 2s से 3s की ज़्यादा होती है, 3s से 4s की ज़्यादा होती है, एंड सो ऑन। सेम जैसे p के ऑर्बिटल्स हैं, आपके पास 2p है, 2p की एनर्जी 3p से कम है, 3p की 4p से कम है। मतलब ये है कि जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज हो रही होती है, उसके साथ साथ इनका जो साइज है और एनर्जी है वो भी साथ इंक्रीज हो रही होती है। लेकिन यहाँ ये याद रखिए कि शेप जो है दैट रिमेन सेम, शेप रिमेन सेम। मतलब ये नहीं है कि 1s की शेप और होगी और 4s की शेप और होगी, शेप सारों की एक जैसी रहती है। मतलब s अगर स्फेरिकल है तो सारे स्फेरिकल होते हैं, p अगर डम्बल शेप है तो सारे डम्बल शेप होते हैं। मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू इंक्रीज होने से इनकी शेप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ इनका साइज और इनकी एनर्जी जो है वो बढ़ रही होती है। तो ये था p के हवाले से। आगे हम अगर d की बात करें तो d के जो हैं वो 5 आगे ऑर्बिटल्स थे, या आप कह सकते हैं कि 3 डायमेंशनल स्पेस में d की 5 पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं। तो उसमें आपके पास डी एक्स वाई है, डी वाई जी है, डी जी एक्स है, और डी जी स्केयर है, और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर। तो ये टोटल जो है बेटा 5 इसके ऑर्बिटल्स हैं, या आप कह सकते हैं डी जो है इसकी 5 ओरिएंटेशंस हैं। 5 ओरिएंटेशंस कह लें या 5 ऑर्बिटल्स कह लें। तो इसमें ये जो पहले 3 हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, इनकी जो लोब्स होती हैं दैट लाई बिटवीन द एक्सिस, इन एक्सिस के दरमियान में इनकी जो लोब्स हैं वो लाई करती हैं। और मज़े की बात, इनके अंदर लोब्स होती कितनी है, टोटल 4 लोब्स होती हैं। यानी ये तीनों जो हैं इनके अंदर 4 लोब्स हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स। ये जो डी जी स्केयर और डी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर है, इनके अंदर अगर हम लोब्स का जायजा लें तो इसमें ये जो डी जी स्केयर है दैट हैज़ 2 लोब्स, इसकी 2 लोब्स होती हैं। जबकि ये जो डी एक्स स्केयर वाई स्केयर है दैट आल्सो हैज़ 4 लोब्स।
तो ये आपको एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि ऑल द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल्स हैव 4 लोब्स ईच। तो इनमें एक ऐसा है जिसके अंदर 4 लोब्स नहीं होती हैं और दैट्स डी जी स्क्वायर, इसके अंदर 4 लोब्स नहीं है। तो 4 लोब्स से मुराद क्या है? अगर ये देखें ये आपके पास कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने ड्रॉ किए हैं, तो इसमें अगर आप किसी भी ऑर्बिटल की शेप जो है वो ड्रॉ करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इनके अंदर आपको 4 लोब्स जो हैं वो मिल रही हैं। ये देखिए, ये एक लोब है, ये दूसरी लोब है, ये तीसरी है, ये चौथी है। तो दीज आर द 4 लोब्स ईच। सिर्फ ये जो डी जी स्क्वायर है इसकी सिर्फ 2 लोब्स होती हैं इस तरह से, ये एक और ये 2, इसकी 2 लोब्स होती हैं। बाकी सारों की जो है वो 4 लोब्स हैं। तो ये डी एक्स वाई वाई जी जी स्क्वायर जो है ये मैंने आपको बताया कि इनकी लोब्स जो हैं दे लाई बिटवीन द एक्सेस, जबकि डी जी स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये जो लास्ट वाले 2 हैं इनकी लोब्स जो हैं दे लाई अलोंग द एक्सेस। इनकी लोब्स जो हैं अलोंग द एक्सेस लाई करती हैं। तो बस यही कुछ था शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के हवाले से। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका टाइटल है केमिकल बॉन्डिंग का। तो केमिकल बॉन्ड्स को समझने से पहले आप सब मेरे ख्याल में जानते हैं कि बॉन्ड्स जो होते हैं बेटा ये 2 किस्म के होते हैं। एक फिजिकल बॉन्ड है और दूसरा होता है जी केमिकल बॉन्ड। बॉन्ड बेसिकली जो है ये अट्रैक्टिव फोर्स होती है जी। बॉन्ड को हम सादा ज़बान में क्या कह सकते हैं? दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। फिजिकल बॉन्ड जो है दैट कंट्रोल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस, यानी किसी भी चीज़ की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी डेंसिटी है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, तो जितने भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं, हीट ऑफ कंडेंसेशन, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ऑल ऑफ दीज आर कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द फिजिकल बॉन्ड। फिजिकल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है, तो मतलब ये वीक होता है। तो फिजिकल बॉन्ड को हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। मीन ये ऐसी अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं दैट आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, यानी ये मॉलिक्यूल्स को आपस में लिंक करती हैं, मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ती हैं। केमिकल बॉन्ड जो है इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड द मॉलिक्यूल। तो लेट से पहले तो आप ये इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में फ़र्क जो है वो देखें। लेट से ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपके सामने HCl के 2 मॉलिक्यूल हैं। तो HCl का मॉलिक्यूल आप सब जानते हैं, ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है जिसमें हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पहला जो HCl का मॉलिक्यूल है इसका पार्शियल नेगेटिव एंड, साथ वाले जो है पोलर मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें आप सिंपल सी बात है, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है और ये दूसरा HCl का मॉलिक्यूल है। पहली तो ये है कि इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। अब ये HCl का मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम के दरमियान ये जो परमानेंट लाइन से बॉन्ड शो किया गया है, ये हाइड्रोजन और क्लोरीन को आपस में जोड़ रहा है, इसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो ये केमिकल बॉन्ड भी है, कोवलेंट बॉन्ड आप इसे कह सकते हैं। जबकि ये 2 HCl मॉलिक्यूल के दरमियान ये जो डॉटेड लाइन से आपको बॉन्ड शो किया गया है जो कि 2 HCl मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ रहा है, दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या फिजिकल बॉन्ड। तो सो ये जो फिजिकल बॉन्ड है इसकी आगे फिर 3 टाइप्स होती हैं। पहला है आयन डाइपोल फोर्सेस, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है और तीसरा जो है वो वान डर वाल फोर्सेस है। तो फिजिकल बॉन्ड की बुनियादी तौर पर ये 3 टाइप्स आपको नजर आ रही हैं। आयन डाइपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड है और वान डर वाल फोर्सेस है।
जबकि जो केमिकल बॉन्ड है इसकी भी आपको पता है, इसकी भी आगे 3 मेन टाइप्स हैं। उसमें सबसे पहले तो वही आयनिक बॉन्ड हो जाता है, दूसरे नंबर पे कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है, तीसरे नंबर पे मेटालिक बॉन्ड है। तो केमिकल बॉन्ड की बेटा ये 3 मेन टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और देन मेटालिक बॉन्ड। तो ये जो कोवलेंट बॉन्ड है इसकी फिर आगे सब टाइप्स है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो वो भी केमिकल बॉन्ड के अंदर ही आता है। ये थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है जी फिजिकल बॉन्ड का और केमिकल बॉन्ड का। फिजिकल बॉन्ड जिसको आप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, मैंने बताया ये 3 मेन टाइप्स हैं। इसमें ये जो वान डेर वाल फोर्सेस मैंने आपको पढ़ाई हैं, तो ये वान डेर वाल फोर्सेस जो हैं ये आगे फिर 3 किस्म की होती हैं, इनकी भी आप क्लासिफिकेशन जो है वो पढ़ेंगे। ये जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं इनकी आगे फिर 3 टाइप्स हैं, तो वो जो है वो हम आगे डिटेल में जो है पढ़ेंगे। उसमें आप ये देख लीजिए मेन इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस में जो मेन डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। HCl का एक मॉलिक्यूल, फिर ये दूसरा मॉलिक्यूल, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट कंबाइन दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स, दैट्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यानी फिजिकल बॉन्ड जो कि डॉटेड लाइन से शो किया गया है। अब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज प्रेजेंट विद इन द मॉलिक्यूल, अब HCl के अंदर हाइड्रोजन और क्लोरीन एटम को आपस में जोड़ने वाली जो फोर्स है उसको हम इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इसमें आप अगर देखें ये जो वान डेर वाल फोर्सेस हैं ये आगे फिर 3 किस्म की हैं जी। पहले ही वही डाइपोल फोर्स है, दूसरी है जी डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, और तीसरी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इन फोर्सेस के कुछ और नाम भी हैं, जैसे ये डाइपोल फोर्सेस हैं इनको कीमर फोर्सेस भी कहा जाता है। They are also known as कीमर फोर्सेस। After the name of scientist who reported these forces, ये जो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं इनको डी बाय फोर्सेस कहते हैं। और ये जो तीसरी है इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। इनको शॉर्ट फॉर्म में LDF हम लिखेंगे। नेक्स्ट LDF स्टैंड्स फॉर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तो ये वान डेर वाल फोर्सेस जो हैं यही इनकी मतलब 3 आगे टाइप्स हैं और इनका ऑर्डर भी यही है। सबसे स्ट्रॉन्ग जो है ये डाइपोल फोर्सेस हैं, दूसरे नंबर पे ये डी बाय फोर्सेस हैं और तीसरे नंबर पे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं। यानी वान डेर वाल फोर्सेस में सबसे वीक जो है वो ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं और सबसे स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्सेस। तो इनमें जो है इनकी डिटेल इतना सिलेबस में आपके शामिल नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड हमने पढ़ना है, बाकियों की सिर्फ आपको जो है इनका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। तो हम चलते हैं जी टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की तरफ। UHS के जो आपके अब लेटेस्ट जो आपका सिलेबस है ना उसमें थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं। तो मैंने कि बताया आपको कि इसमें हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ना है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ना है और तीसरे नंबर पे इसमें मेटालिक बॉन्ड आएगा। तो इसमें आयनिक बॉन्ड जो है इसका एक और नाम भी है जी
इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। Ionic bond is also known as इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इस बॉन्ड को बनाने के लिए जो है जो कंडीशंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। कंडीशंस ये हैं कि इसके लिए आपको दो एटम चाहिए, ए और बी। ए कोई ऐसा एटम हो जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी हो, और बी कोई ऐसा एटम होगा जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हो। अब एटम ए की आयोनाइजेशन एनर्जी लो है तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इस तरह ये बन जाएगा केटाइन। और जो एटम बी है इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है तो इसका मतलब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये बन जाएगा A9। अब ये केटाइन और A9 दोनों मिलेंगे आपस में, तो जो फोर्सेस इन केटाइन A9 को आपस में जोड़ती हैं उनको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वही आयनिक बॉन्ड है। ये जो AB है दैट्स आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए मैंने आपको बताया कि इसके लिए आपको एटलीस्ट जो है वो दो एटम चाहिए होते हैं। एटम ए कोई ऐसा हम चूज़ करेंगे जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो हो। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर इसकी लो होगी तो इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा और इस तरह ये केटाइन बन जाएगा। जबकि दूसरा एटम बी जो है उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई होनी चाहिए ताकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करे और एनाइन बन जाए। तो केटाइन एनाइन आपस में जुड़ते हैं तो कौन सा बॉन्ड इनको आपस में जोड़ता है जी, वो आयनिक बॉन्ड ही है। दूसरी चीज़ ये भी जहन में रखिएगा, वो तमाम एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म केटाइन्स। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बेसिकली ना हम पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें तो ये मेटल्स ही हैं। मेटल्स ऐसे एलिमेंट हैं, दे हैव टेंडेंसी ऑलवेज टू लूज इलेक्ट्रॉन, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी लो होती है। अब ये जो दूसरे एलिमेंट हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है एंड दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, तो बेसिकली दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैं तो ये नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स जो होती हैं आपको पता होना चाहिए, दे हैव ऑलवेज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो जाहिर बात है वो एनाइन बना देती है। तो नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो भी आयनिक बॉन्ड होता है, ये भी आप जहन में रख दीजिएगा। वैसे भी अगर आपके सामने कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे इनमें से आयनिक कंपाउंड कौन सा है और कोवलेंट कंपाउंड कौन सा है। लेट्स से ये देखिए, मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड्स की लिस्ट एक दे रहा हूँ। पहला कंपाउंड आप देखिए, इसमें पहला एलिमेंट सोडियम जो कि एक मेटल है और अगला पोर्शन सायानाइड है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन है। तो मतलब दूसरा पोर्शन टोटली नॉन मेटेलिक है, लेकिन ये टोटली नॉन मेटेलिक है और सोडियम वाला पोर्शन मेटेलिक है। तो मेटल और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बनते हैं वो आयनिक होते हैं। ये भी आयनिक हुआ। अगला देखिए, इसमें पोटाशियम है, क्रोमियम है, ये दोनों मेटल्स हैं। ऑक्सीजन जो है वो नॉन मेटल है। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड बन रहे हैं वो आयनिक है, ये भी आयनिक हुआ। आगे ये सोडियम सल्फेट को गौर से देखिए, इसमें सोडियम मेटल है लेकिन सल्फर और ऑक्सीजन वाला जो पोर्शन है, सल्फर ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, ये भी फिर आयनिक हुआ। लास्ट में ये जो सल्फ्यूरिक एसिड कंपाउंड है, इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मेटेलिक हो, इनमें सारे नॉन मेटेलिक एलिमेंट है। तो सो दिस इज अ कोवलेंट कंपाउंड। आप ये जब हम बेसिक यूनिट पहला हमने पढ़ा था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं इनका जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं ना। जबकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका जो छोटे से छोटा यूनिट होता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। सो ये 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम साइनाइड, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, 1 फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम सल्फेट,
एंड दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का ये वन मॉलिक्यूल है। ये जो है इसको मैं फार्मूला यूनिट नहीं कह सकता। वैसे बाय द वे आपको ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा हो। इलेक्ट्रोलाइट हर वो चीज़ है जो आयनिक नेचर की हो, जो आयोनाइज हो सकती हो, जो आयंस बना सकती हो, केटाइंस और एनाइंस। तो आयंस आर द करंट कैरियर्स, यू नो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स आयन बना सकते हैं और इनमें जब आप करंट पास करते हैं तो इनके अंदर फ्री आयंस मौजूद होते हैं, इसलिए आयंस करंट को कैरी करते हैं। तो आयंस किस किस चीज़ से बन सकते हैं तो वो आपको पता है। आयंस बनाने के लिए जो है एसिड्स जो होते हैं वो भी आयंस बना लेते हैं। जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है तो ये आयोनाइज हो सकता है, हाइड्रोजन आयन दे देता है और सल्फेट आयन दे देता है। तो सारे एसिड्स जो होते हैं वो भी इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। फिर जो जितने भी बेसिस हैं या अल्कलीज हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। और ज़्यादातर जो साल्ट्स हैं, ख़ास तौर पे आयनिक नेचर के जो साल्ट्स होते हैं वो भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो ये तीनों इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स को या तो आप इनको मेल्ट कर लें, मोल्टन फॉर्म में भी इनके अंदर आयंस जो हैं वो फ्री हो जाते हैं, या फिर आप इनके एक्वा सॉल्यूशंस बनाएं, पानी में डाल के आप इनके एक्वा सॉल्यूशन बनाएं तो भी इनके आयंस जो हैं वो बन सकते हैं। तो ओवरऑल ये मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स की एक जो है आइडेंटिफिकेशन का आसान सा तरीका बताया, या आयनिक बॉन्ड जो है वो बनता कैसे है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स की तरफ हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम क्लोराइड बड़ा मशहूर आयनिक कंपाउंड है। इसमें सोडियम आयन है और क्लोराइड आयन है। तो इनकी ज़रा फॉर्मेशन पे हम एक नज़र डालते हैं कि इनकी फॉर्मेशन एक्चुअली होती कैसे है। सबसे पहले अगर आपने ये केटाइन बनाना है सोडियम आयन, तो यू नो सोडियम जो है ये मेटल है और ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पता क्या करना है, हमने सोडियम मेटल का आइसोलेटेड एटम बनाना है और वो भी गैसीय स्टेट में लेके आना है। इस प्रोसेस को एटॉमाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सोडियम की एटॉमाइजेशन करनी है। देन जब सोडियम का आइसोलेटेड एटम होगा और वो भी गैसीय स्टेट में होगा तो उसके वैलेंस शेल से आपने एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, जिसकी वजह से वो केटाइन जो है वो बन जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम आयोनाइजेशन कहते हैं, या आयोनाइजेशन एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं। ज़ाहिर बात है, अब ये पहला जो एटॉमाइजेशन वाला था इसमें तकरीबन आपको 108 किलो जॉल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है, यूज़ करनी पड़ती है। फिर ये सोडियम सॉलिड स्टेट से गैसीय स्टेट में आ जाती है। फिर सोडियम का आइसोलेटेड गैसीय एटम है, उसका आपने गैसीय आयन बनाना है तो आपको ये तकरीबन 496 किलो जॉल जो एनर्जी है वो देनी पड़ती है। फिर जाके ये सोडियम का एटम आयोनाइज हो जाता है। तो ये दो आपने इंथॉल्पीज जो हैं ये पहले दो स्टेप्स में इन्वॉल्व की हैं, यानी सोडियम की एटॉमाइजेशन की है और फिर उसकी आयोनाइजेशन की है। तो जो पहला आपका टारगेट है वो अचीव हो गया, यानी सोडियम आयन बन गया। अब क्लोराइड आयन कैसे बनेंगे? ज़ाहिर बात है, आपको पता है क्लोरीन डाइएटॉमिक स्टेट में गैसियस फॉर्म में नेचर के अंदर पाई जाती है। तो हमने इसका भी आइसोलेटेड गैसियस एटम जो है वो बनाना है। मतलब ये जो Cl2 था इसको ज़ाहिर बात है आपको तोड़ना पड़ेगा, यानी ये दो क्लोरीन एटम हैं तो ये इनके दरमियान जो कोवलेंट बॉन्ड है इसको आप ब्रेक करेंगे, फिर ये क्लोरीन का एटम जो है वो अलहदा होगा। तो ये बैलेंस करने के लिए, चूंकि इधर दो हैं इधर एक है, तो बैलेंस करने के लिए इधर मुझे हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये इसको भी हम एटॉमाइजेशन कहते हैं। तो क्लोरीन की आपने एटॉमाइजेशन की, फिर ये जो क्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम है तो इसके अंदर आप एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्लोराइड आयन बन जाता है। अब अगले स्टेप में हमने ये क्या करना है, सोडियम आयन और ये जो क्लोराइड आयन है इन दोनों को बेटा मिलाना है हमने, तो ये सॉलिड सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। आपको पता है इस स्टेप को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेटेस्ट एनर्जी। तो मतलब आप ये देखिए, पहले दो स्टेप में आपने सोडियम आयन बनाया, तो इसमें आपने पहले सोडियम की एटॉमाइजेशन की, फिर उसकी आपने आयोनाइजेशन की। देन आपने क्लोराइड आयन बनाने के लिए क्या किया? क्लोरीन गैस की भी पहले एटॉमाइजेशन की और फिर दूसरे स्टेप में इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, कि आपने क्लोरीन का आइसोलेटेड गैसियस एटम था उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्लोराइड आयन बनाया। अब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन गैसियस फॉर्म में आपस में मिलकर सॉलिड सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। तो इसको पता क्या बोलते हैं? इसको लेटेस्ट एनर्जी बोलते हैं। तो
ओवरऑल आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट आर द एनर्जेटिक्स ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की एनर्जेटिक्स यानी इसमें एनर्जी चेंजेस क्या क्या आती हैं। वो एनर्जी चेंजेस ये हैं, पहले स्टेप में आपने एटोमाइजेशन की, सोडियम की, फिर आयोनाइजेशन की, फिर क्लोरीन की एटोमाइजेशन, फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और फाइनली लेटेस्ट एनर्जी। तो देखिए जी टोटल 5 स्टेप्स थे, ये 5 इंथॉल्पीज इनको हम बोलते हैं, ये इन्वॉल्व हुई हैं जी। तो समटाइम्स ना आपको ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयनिक कंपाउंड which one of the following enthalpy is involved and which one of the following enthalpy is not involved। let's say इसमें आटोमाइ, ये मैं MCQs आपको दे देता हूँ। ये जी आटोमाइजेशन ऑफ सोडियम, आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, atomization of क्लोरीन, फिर आ जाता है जी बॉन्ड डिसोसिएशन, ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ये देखिए मैंने 4 स्टेप्स आपके सामने लिखे हैं। तो बताइए इन चारों में से कौन कौन से स्टेप्स जो है वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं और इनमें कौन इन्वॉल्व नहीं होता। तो सिंपल है जी, अगर आप गौर करें तो ये सारा स्टेप भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये नहीं इन्वॉल्व हो रहा। ठीक है, तो इस तरह के जो है वो आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। अब मैं कुछ और आयनिक कंपाउंड आपके सामने लाता हूँ। फर्ज किया ये मैग्नीशियम कंपाउंड है या आपके पास ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है। इन कंपाउंड्स की अगर आप फॉर्मेशन करते हैं थ्रू आयनिक बॉन्ड तो इनमें कितने इंथॉल्पीज जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये ज़हन नशीन रखें कि मैग्नीशियम जो है ये डाईवेलेंट केटाइन है और इसमें ऑक्सीजन जो है ये डाईवेलेंट एनाइन है। इनकी फॉर्मेशन के लिए कितने कितने स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। तो ये देखिए जी सिंपल है, मैग्नीशियम की फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे और ऑक्साइड्स के लिए भी 3 स्टेप्स। अब ये 3 स्टेप्स कौन से हैं। अब देखें ना मैग्नीशियम का डाईवेलेंट केटाइन कैसे बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इसकी एटोमाइजेशन करेंगे, यानी इसके जो 3 स्टेप्स हैं उनकी मैं डिटेल बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एटोमाइजेशन, फिर जनाब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये 3 स्टेप्स हैं। सेम अगर हम ऑक्साइड आयन की बात करें तो इसमें 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं। इसमें भी ज़ाहिर बात है पहला स्टेप तो एटोमाइजेशन ही होगा। फिर जी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे यूनी नेगेटिव आयन बन जाएगा। फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, यानी दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो डाई वेलेंट केटाइन बन जाएगा। 3 और 3 6 हो गए। अब अगला 7वां स्टेप पता है क्या है, ये मैग्नीशियम और ऑक्साइड दोनों मिलेंगे और आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो इस स्टेप को हम लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। लेटेस्ट एनर्जी क्या होती है, जब गैसियस आयंस आपस में मिलते हैं और सॉलिड आयनिक क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसको लेटेस्ट एनर्जी कहते हैं। तो सो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन में टोटल 7 स्टेप्स या 7 इंथॉल्पीज जो है वो इन्वॉल्व हैं। उनके नाम भी मैंने बता दिए। ये इनके जो नेम्स होते हैं इंथॉल्पीज के या स्टेप्स के, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। अब सेम ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है इसकी फॉर्मेशन में बताइए जी कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होने जा रहे हैं। ये देखिए ये सिंपल सी बात है, इसमें आपने एक तो एल्यूमिनियम आयन बनाना है जो कि ट्राईवेलेंट केटाइन है और एनाइन जो है वो ज़ाहिर बात है ऑक्साइड आयन यहाँ बनेगा। इसके जो है वो 4 स्टेप्स होंगे और इसके उसी तरह 3 स्टेप्स हैं और 7वां स्टेप जो है 4 और 3 8 हो गए, 7 हो गया और 8वां स्टेप वही लेटेस्ट एनर्जी वाला भी होगा ना।
तो ओवरऑल जो है 3 स्टेप ये हो गया, 4 ये हो गया, 3 और 4 7 और 8वां स्टेप ये है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन में टोटल 8 स्टेप्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। वो 8 स्टेप्स कौन कौन से हैं भाई? अब ज़ाहिर बात है एल्यूमिनियम आयन आपने बनाना है तो दिस इज़ अ ट्राईवेलेंट केटायन। इसके 4 स्टेप कौन से हैं? पहला इसकी एटोमाइजेशन करेंगे, फिर आगे इसकी 3 आयोनाइजेशंस आप करेंगे, ताकि पहली करोगे तो यूनिवेलेंट केटायन बनेगा, दूसरी करोगे तो डाईवेलेंट केटायन बनेगा, तीसरी करोगे ट्राईवेलेंट केटायन। सेम ऑक्सीजन का तो ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले एटोमाइजेशन, फिर पहली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, दूसरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। अब ये जब बन गए तो एल्यूमिनियम आयन गैसियस फॉर्म में होगा, ऑक्साइड आयन गैसियस फॉर्म में, दोनों मिलेंगे तो ये लेटेस्ट एनर्जी जो है इसके ज़रिए फिर ये कंपाउंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो बन जाए। ये आयनिक कंपाउंड के लिए जो है जो जो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं तो वो मैंने बताया। अभी आपने ये पढ़ा कि ये जो आयनिक बॉन्ड है ये पार्टली कोवलेंट होता है और ये पार्टली मेटेलिक होता है। मतलब ये है कि इट्स अ हाइब्रिड बॉन्ड ना। हाइब्रिड वो होता है जिसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो। तो आयनिक बॉन्ड एक हाइब्रिड बॉन्ड है क्योंकि इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, यानी कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है, मेटालिक कैरेक्टर भी होता है। मिसाल वही है, देखें आपने ये कैल्शियम क्लोराइड बनाया है तो कैल्शियम जो है ये मेटालिक बॉन्ड, क्योंकि कैल्शियम मेटल है और कैल्शियम एटम्स जो है वो आपस में मेटालिक बॉन्ड के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। तो मतलब कैल्शियम आयन का जो सोर्स है वो बेसिकली तो मेटालिक बॉन्ड है ना, तो ये मेटालिक बॉन्ड से आया। अब क्लोरीन जो है आपको पता है क्लोरीन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड के जरिए जुड़े होते हैं। तो यहाँ से क्लोरीन को जब आप आइसोलेट करते हैं तो एक्चुअली आप कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। तो मतलब कोई भी जो आयनिक कंपाउंड होता है उसका एक नॉन मेटालिक पोर्शन होता है, नॉन मेटालिक एटम जैसे ये क्लोरीन वगैरह हैं तो इनके दरमियान कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, उसको आप ब्रेक करते हैं। और इसी तरह ये जो मेटालिक पोर्शन होता है वो ज़ाहिर बात है उनके अंदर पहले से मेटालिक बॉन्ड होता है तो वो इस तरह से आता है। तो हाइब्रिड चीज़ जो होती है आपको पता है वो 100% प्योर नहीं हो सकती। यही वजह है आयनिक बॉन्ड जो है ये 100% प्योर नहीं होता। कोई भी कंपाउंड आपको नेचर में ऐसा नहीं मिलेगा जिसके अंदर आपको 100% आयनिक कैरेक्टर मिले। एक्चुअली किसी भी कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर की जो परसेंटेज होती है ये परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, इसको फाइंड आउट करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। एक ये डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इसके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। दूसरा जी डाइपोल मोमेंट भी है, इसके साथ भी ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो बेसिकली 2 चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल मोमेंट, इन 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। डाइपोल मोमेंट में तो इस चैप्टर के एंड पे हम ये फार्मूला भी पढ़ेंगे ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर का। परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर दैट्स इक्वल टू ये म्यू ऑब्जर्व और म्यू आयनिक, म्यू यहाँ जो है ये डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये एक फार्मूला जो है वो भी आप बेटा इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे जिसके ज़रिए आप जो है वो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जो है वो किसी भी कंपाउंड के अंदर उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बाकी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये क्वालिटेटिव मेथड है, इसके ज़रिए आप डिजिट्स में तो नहीं निकाल सकते एग्जैक्ट कि परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर कितना है। हाँ ये ज़रूर है कि अगर आपके पास कुछ कंपाउंड्स दिए हुए हैं और आप उनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फाइंड आउट करते हैं तो जिसका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। जबकि डाइपोल मोमेंट वाला जो मेथड है इसको आप क्वांटिटेटिव मेथड कह सकते हैं, इसके ज़रिए आप एग्जैक्टली जो है वो डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कुछ आयनिक बॉन्ड के हवाले से था। नेक्स्ट जो है हमारे पास आएगा जी कोवलेंट बॉन्ड। आपको पता है कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द 2 एटम्स।
इसकी अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की, तो क्लासिफिकेशन के लिए हमेशा पैरामीटर ढूंढे जाते हैं कि किस बेस पे आप इसको क्लासीफाई करने जा रहे हैं। तो दो बेसिस पे हम कोवलेंट बॉन्ड को क्लासीफाई करते हैं जी। एक तो है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है दो एटम्स के दरमियान वो कैसी हो रही है। अब जहाँ तक तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेस हमने ली, तो इसमें आप ये देखिए अगर तो दो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है तो ये फिर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। और अगर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 नहीं है तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। सेम ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें ये देखा जाता है कि शेयरिंग कैसी हुई है। अगर तो दो एटम के दरमियान जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर एक जैसी हो रही है, यानी इक्वल शेयरिंग अगर हो रही है, इसको म्यूचुअल शेयरिंग भी कहते हैं। मतलब व्हेन टू एटम अप्रोच ईच अदर टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, तो इट मींस कि दोनों एटम जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में या इलेक्ट्रॉन शेयरिंग का जो प्रोसेस है उस दोनों ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इस हवाले से कोवलेंट बॉन्ड की जो है बेटा 3 टाइप्स जो है वो होती हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होंगी, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और देन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंपल सी बात है, अगर दो एटम अब एक दूसरे को अप्रोच करते हैं और वो दोनों अगर एक एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं, अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनके दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर वो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। और अगर दोनों एटम तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उनमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। ये तो ठीक है अगर दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग है वो एक जैसी हो रही है, सेम इक्वल शेयरिंग हो रही है। अगर हम अनइक्वल शेयरिंग का केस देखें, अनइक्वल शेयरिंग अगर हो, मतलब ये है कि जब दो एटम एक दूसरे को अप्रोच करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन का जो काम है वो सिर्फ एक एटम कर रहा है, दूसरा सिर्फ उसको एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस बेस पे जो कोवलेंट बॉन्ड की टाइप है वो भी आपने पढ़ी होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। तो ये जी कोवलेंट बॉन्ड की क्लासिफिकेशन जो है उसका एक ब्रीफ सा मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है। तो इसमें जो मेन चीज़ आपको यूएचएस के सिलेबस में आती है वो आती है जी लीवस डायग्राम्स ना। लीवस डायग्राम्स में आपने पता है क्या करना है, जो दो एटम एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड अपनाने आ रहे हैं, आपने उनके वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है। वेलेंस मीन आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है आपने उनको रिप्रेजेंट करना है। लेट्स से आपके सामने HCl का मॉलिक्यूल है, तो ये देखिए ये मैंने हाइड्रोजन का एटम लिख लिया और इसके साथ मैं लेके आ रहा हूँ जी ये क्लोरीन का एटम। तो इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि ये जो इनका कॉमन रीजन है हाइड्रोजन और क्लोरीन का, इनमें आप वो इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे जो ये शेयर कर रहे हैं। क्लोरीन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। हाइड्रोजन में तो खैर इलेक्ट्रॉन भी एक था जो कि शेयर होने के लिए यहाँ आ चुका है, जबकि क्लोरीन का ताल्लुक ग्रुप 7A से है। इसका मतलब इसके वेलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उन 7 में से एक इलेक्ट्रॉन जिसको ये मैंने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है वो यहाँ शेयर होने के लिए आया हुआ है। बाकी 7 में से 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हैं, तो उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो HCl की जो लीवस डायग्राम है उसको आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल भी अगर आपको लिखना पड़ जाए तो ये देखिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और ये जो क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन हैं अगर मैं इन्हें क्रॉस से रिप्रेजेंट करूँ तो ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन तो इसके वो है ना जो कि 3 लॉन पेयर की सूरत में है और ये शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो वो इलेक्ट्रॉन जो शेयरिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं उनको हम कहते हैं जी बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज बॉन्ड पेयर।
ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर का नाम भी आप इसे दे सकते हैं। जबकि ये वाले इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इनको हम नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर या सिंपली लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। तो ये लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर का कॉन्सेप्ट जो है ये लिवस ने हमें इंट्रोड्यूस किया। मतलब ज़रूरी नहीं होता कि किसी भी एटम के वैलेंट शेल में पाए जाने वाले तमाम इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें। बाज़ औक़ात उनमें से सिलेक्टिव इलेक्ट्रॉन इक्का दुक्का जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। तो जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड ऑलवेज इन बिटवीन द टू एटम्स। उनको हम इन दोनों एटम्स के इन बिटवीन रिप्रेजेंट करते हैं। और जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, मतलब लॉन पेयर हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड आइदर अबव और बिलो दैट एटम। अब इसी तरह ये देखिए, लेट्स से आपको कहा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की लिवस डायग्राम बनाएं। तो कार्बन जो है इसका ताल्लुक ग्रुप 4A से है। तो इसके वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं जी? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनको मैंने ये क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। और जो ऑक्सीजन है, आपको पता है ऑक्सीजन का ताल्लुक जो है ये ग्रुप 6A से होता है। इसके वैलेंट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो उनको मैं ये डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन जो है वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कार्बन के साथ यूज़ कर रही है। बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो ऑक्सीजन के पास होते हैं, तो वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, इसलिए उनको हम लॉन पेयर कहते हैं। इस तरह भी इसको जो है वो लिवस डायग्राम को डॉट क्रॉस फार्मूला भी इसको कहा जाता है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो या फिर सिंपल अगर आप इसकी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बनाना भी बहुत इजी है। ये देखिए सेंटर में मैंने ये कार्बन एटम लिख लिया, तो बाकी साइडों पे ज़ाहिरी बात है 2 ऑक्सीजन एटम होंगे। ये एक ऑक्सीजन है, ये दूसरा ऑक्सीजन है। अब हमने इनके इलेक्ट्रॉन को जो है ऑक्सीजन के वैलेंट शेल में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं वो इन दोनों एटम का जो कॉमन रीजन होता है उसमें मैंने लिख लिया। सेम इधर भी ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मैंने लिख दिए। अब मैंने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करना है, उनको मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा जी। ये देखिए जी, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो चारों के चारों बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं। तो इस तरह आपने लिवस डायग्राम्स जो हैं वो किसी भी चीज़ की 4 लिवस डायग्राम आपके सामने बनी होंगी। अब ये देखिए जैसे अमोनिया है, ये नाइट्रोजन का एक एटम है। अमोनिया में आपको पता है नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन है। तो इनकी आप लिवस डायग्राम कैसे बनाएंगे? तो इसके साथ जो है आपको पता है 3 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन का ताल्लुक ग्रुप 5A से है। इसके वैलेंट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन इसके बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो कि हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ इस तरह। ये अमोनिया की लिवस डायग्राम जो है वो इस तरह की बनेगी। इस तरह आप ये कुछ मॉलिक्यूल्स की मैंने आपको ना लिवस डायग्राम बना के दिखा दिए। ये आपको जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो है वो फिर हम इंशाल्लाह डेटिव कोवलेंट बॉन्ड जो है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, डेटिव जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। इसके मीनिंग्स होते हैं जी डोनर। तो बेसिकली ये डोनर कोवलेंट बॉन्ड है। इसकी जो डिटेल्स और इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे।